हमारे पास इतना खनिज संपदा है कि उसका सही उपयोग अगर किया जाए तो पूरे भारत का सबसे उन्नत और समृद्धशाली अगर राज्य कोई होगा तो वो झारखंड होगा। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंडियों के हित के लिए काम कर रही है। क्या कोई राजनेता भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है? हमने लड़ाई लड़ी है भ्रष्टाचार का, और भ्रष्टाचार का लड़ाई लड़ना बहुत बड़ा चैलेंज है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने मुझे आमंत्रण दिया कि जयप्रकाश जी, आप जो है सच के प्रतीक हैं, सेवा के बदौलत। ऐसा नहीं कि हम लोगों को गुमराह करें, ठगें, लोगों से हम भ्रष्टाचार में लिप्त हों, तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम विशुद्ध रूप से हमने सेवा किया है। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और इस वक्त हम रांची में नहीं बल्कि गिरिडीह में है और गांडी विधानसभा के पूर्व विधायक सह प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी के आवासीय कार्यालय में मौजूद है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे गिरिडीह न्यूज़ चैनल में। जी नमस्कार, जोहार सभी साथियों को, सभी जनता को। सबसे पहले तो हम आपका इतिहास जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में किस प्रकार उतरे, आपकी फैमिली जो है वो किस प्रकार राजनीति में काम करती थी। ऐसा कहा जाता है कि बाबूलाल मरांडी जी भी आपके वो जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी जो है उनके वो विद्यार्थी के रूप में रह चुके हैं और उन्हीं की वजह से वो प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे झारखंड के। जी जी, आपको जानकारी है, इतिहास के पन्नों को पलटने का आपने कोशिश किया है, बहुत अच्छी बात है। पर जो प्रश्न आपने किया है इतिहास के बारे में, तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है और इसका उत्तर बहुत लंबा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी आज के जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से दिख रहा है आपको इस पूरे गिरिडीह जिला में, और इसको करें जो अटैच जिला है, हजारीबाग है, आपका कोडरमा है, आपका धनबाद है, ये तमाम जो यहाँ से इर्द गिर्द अटैच, और यूँ कह लें जो आज वर्तमान झारखंड है, तत्कालीन के समय में उन लोगों के कालखंड में ये दक्षिण बिहार का इलाका कहलाता था। तो इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया था, और संघर्ष करके जब पूरा इस राज्य में, पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी की बोलबाला था, वैसे समयों में उन्होंने जनसंघ का दामन थामा और जनसंघ के संगठन को रूट लेवल तक खड़ा किया। गांव हो, गली हो, कस्बा हो, जहां कभी आप साइकिल से नहीं पहुंच पाते थे, ऐसा माने दुर्गम रास्ते, दुर्गम इलाकों में भी बैठकें करके, मीटिंग करके, रात रात भर वहां पर विश्राम करना बहुत कठिन दौर था। उस दौर में जनसंघ को और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाला अगर कोई शख्स था तो वो डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी थे। संगठन निर्माण करने के लिए बाबूलाल मरांडी जी को कोदई बाग गांव से उठाया, जहां पर ये एक विद्यालय में शिक्षक थे, और जब शिक्षक थे तो उनसे वार्ता इनकी हुई तो इन्होंने कहा कि भैया आप शिक्षक हैं, मुझे एक अच्छा ट्राइबल लीडर चाहिए और तुम में वो योग्यता और गुण दिखाई पड़ता है, काम करोगे हमारे साथ? बाबूलाल जी ने स्वीकार किया कि मैं काम करूंगा, और बाबूलाल जी उनके साथ हो लिए। और बाबूलाल जी बोले, भाई मैं तो काम करूंगा, मैं तो शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ तो परिवार चलाता हूँ, आप मुझे राजनीतिक सामाजिक काम में ले जाइएगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। और उस समय जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी ने बाबूलाल मरांडी जी को भरोसा दिलाया कि मैं आपके परिवार का लालन पालन करूंगा, उनकी समस्या नहीं होने दूंगा, आप संगठन में आ जाओ। तो वो संगठन में आ गए और बाबूलाल जी को बाद में संगठन विस्तार के लिए ट्रेनिंग देने के बाद दुमका भेजा गया, जहां उन्होंने मेहनत किया और मेहनत करके फिर आगे बढ़े और बाद में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। मैं बताना चाहता हूं कि मैं उस समय सैनिक सुधलिया में पढ़ता था, और जब भी मेरे पिताजी जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी मुझसे सैनिक सुधलिया मिलने जाते थे तो रमेश यादव जी को भी साथ में कोडरमा में बैठा लेते थे अपने गाड़ी में, और वो भी हमसे मिलते थे। तो हमने देखा है कि इस प्रकार से लोगों को खड़ा करते थे, कैसे राजनीतिक में लोगों को पहचान दिलाते थे। ये बहुत बड़ा शख्सियत है जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन में, सेवा के क्षेत्र में जो आने का प्रेरणा मुझे जो मिला है, ऐसे ही महान सपूत से मिला है, जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी से मिला। और मैं भी सामाजिक जीवन में आया, राजनीतिक जीवन में आया, तो हमने भी सेवा के बदौलत, ऐसा नहीं कि हम लोगों को गुमराह करें, ठगें, लोगों से हम भ्रष्टाचार में लिप्त हों, तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए हम विशुद्ध रूप से हमने सेवा किया है। और अपने मुंह से अपनी ही बातें करना ठीक नहीं होती है। इन बातों को आप जांच सकते हैं, जनता के बीच पता कर सकते हैं, पदाधिकारियों भी पता कर सकते हैं, पता करने का विषय है। परंतु आप लोग जब साक्षात्कार मुझसे ही ले रहे हैं तो मुझे ही कहना पड़ रहा है, और मैं समझता हूं कि इन चीजों को जनता जानती है। और ये बात आज इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इन्हीं चीजों को देख करके, आपने जो पूछा भी नहीं है, मैं बताना चाहता हूं कि इन्हीं चीजों को देख करके आज झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने मुझे आमंत्रण दिया कि जयप्रकाश जी, आप जो है सच के प्रतीक हैं, आप ईमानदारी और न्याय के प्रतीक हैं, आप लोगों की भलाई करने का प्राय बने हुए हैं, आपका व्यक्तित्व मुझे बहुत भाता है
और मैं चाहता हूं कि आपका व्यक्तित्व इस झारखंड राज्य के लिए काम करे, झारखंड के कल्याण के लिए काम करे, और झारखंड का कल्याण का जो मार्ग है, झारखंड के जन जन के लिए जो भलाई हो सकता है, वह काम जयप्रकाश वर्मा से हो सकता है। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंडियों के हित के लिए काम कर रही है, वो कोई और नहीं कर रहा है, यह क्षेत्रीय दल ही कर सकता है, क्योंकि हम लोग झारखंडियों को पहचानते हैं। झारखंड में किस प्रकार की नीतियां बननी चाहिए वो झारखंड मुक्ति मोर्चा बना सकता है। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई और उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया इस झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुटने का। तो मैंने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुआ। निश्चित रूप से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर बहुत अच्छी योजनाओं का निर्माण हो रहा है। लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे 1932 का खतियान यहाँ पर लागू हो, यहाँ पर अपना नियोजन नीति बने, जिस नियोजन नीति का लाभ झारखंड के बेरोजगार युवकों को मिले। अभी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जितनी भी बहालियां हो रही है, बाहर के लोगों की बहाली हो रही है। और भारत, हम आपको एक थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतिहास को हमसे परिचित कराया। तो सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि आपने बताया कि बाबूलाल मरांडी जी को भी जगदीश कुशवाहा जी ही उनके छात्र थे, शिष्य रह चुके हैं, और उनको राजनीति में लाए। तो वो भी जो है सोच अपनी पार्टी लाए, फिर अभी बीजेपी में आए। आप बीजेपी में थे, फिर जेएमएम में गए, और एक अगर प्रभात खबर की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम उसको माने तो उसमें कहा गया कि जयप्रकाश वर्मा जी बीजेपी में उपेक्षित हैं। तो किस प्रकार आपने खुद ही बताया कि आप काम भी किए हैं, तो बीजेपी में थे उस वक्त, और खबर ये कह रही है कि बीजेपी में आप उपेक्षित हैं। तो इसकी क्या मतलब सच्चाई है? ये जो खबर लिखने वाला, जैसे आप भी एक इंटरव्यू ले रहे हैं, काफी पत्रकार हैं, पत्रकार के बारे में क्या बोलेंगे। अब जो खबर लिखता है वो खबर लिखने वाला कहीं से न कहीं से मोटिवेटेड होता है जी। और जो उसका गुरु होता है, सभी पत्रकार में, जैसे आपका भी होगा, हम नहीं कर रहे हैं, आपका है कि नहीं है, प्रभात खबर का भी कोई गुरु होगा, हिंदुस्तान का भी कोई गुरु होगा, दैनिक जागरण का गुरु होगा, सबका कोई गुरु होता है। वो कहीं से मोटिवेटेड होते हैं और वो क्या लिखते हैं वो विषय नहीं बन सकता है ना। वो क्या लिख दिया वो कोई प्रश्न करने का विषय नहीं हो सकता, वो लिखने वाला लिख दिया। अच्छा, और आपने जो काम किया है ये आपके अगर एक नॉर्मल विधायक की ही बात करें तो वो फॉर्च्यूनर गाड़ी प्रीफर करते हैं, और हमने जैसे ही आपके आवास पर पहुंचा तो सबसे पहला देखा कि स्कॉर्पियो लगा हुआ है, और वो भी पुरानी है, कोई नई ली हुई नहीं है। और एक और हमें जो अच्छा चीज़ लगा कि अगर किसी के भी घर जाते हैं तो ज़्यादातर लोग चीनी मिट्टी वगैरह का या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजल वगैरह का कप देता है, जो कि चाय वगैरह, लेकिन आपने मिट्टी के कप को प्रीफर कर रहे हैं। तो इसका क्या है? और फिर आप लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। गांधी विधानसभा की जनता भी कहती है कि जयप्रकाश वर्मा जी के जैसा कोई नेता नहीं है। नहीं, बढ़िया है, आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि हम लोग यहाँ मिट्टी का कप हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे ये आज तो जान ही रहे कि प्लास्टिक बहुत हानिकारक है, सरकार ने बैन कर दिया है। तो भाई प्लास्टिक का दूसरा विकल्प जो है, ये चाय जो का कप जो होता है वो कागज़ का कहीं यूज कर रहा है, पर कागज़ का पता नहीं, कागज़ को ही बनाने में आजकल किस किस प्रकार का केमिकल बनाते हैं, वो मानवीय शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। और इसीलिए हमने देखा कि लोगों को, हमारे जो भी अतिथि आते हैं उनके अतिथि का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, इसीलिए हम लोग मिट्टी का ही कप का प्रयोग करते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि गाड़ी की बात, ये तो हमने आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम मेहनत करते रहे हैं, विधायक बनने से पहले भी मेहनत करते रहे हैं, भ्रष्टाचार से दूर रहे हैं। तो ये गाड़ी तो आप बाहर खड़ा देख रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु मेरे पास भी ये गाड़ी है, पेजेरो है। जब चर्चा आप कर रहे हैं तो मैंने कोई आपको बताएगा कि भाई आपने ऐसा ही कहा, तो मेरे पास भी गाड़ी है, पेजेरो गाड़ी है, परंतु हमने वो सारी अपनी मेहनत से, अपने तमाम संसाधन हमारे हैं, उन संसाधनों के प्रयोग से हमने खरीदा है। मैं जब विधायक बना तो सरकार हम लोगों को लोन देती थी, और उस लोन को हमने लेकर के पेजेरो भी खरीदा। और ये बाद में ये गाड़ी भी है, हमारे भाई भी जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, तो ये गाड़ी तो उन्हीं के नाम से, जो बाहर में आप गाड़ी देख रहे हैं, मेरे नाम से तो पेजेरो है। मैंने आपने इस गाड़ी का जिक्र किया तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा खुलासा कर रहा था। और वैसे हम लोग मैंने ईमानदारी से काम करते हैं, न्याय से काम करते हैं, और अपने बलबूते मेहनत करना, मेहनत करके अच्छा जीवन शैली जीना, ये कोई बुरा नहीं है। तो अभी आप क्या किस प्रकार का लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? अभी हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि यहाँ की जनता को सब्र करना चाहिए, और सब्र का फल मीठा होता है। और मैंने इसलिए कहा कि अभी आपने देखा होगा, माननीय हेमंत सोरेन जी ने नियोजन नीति का जो गठन किया, नियोजन नीति गठन करने के बाद लोग चले गए कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। और आपको बता दूं कि जो कोर्ट में चैलेंज करने वाले 20 लोग थे, उसमें 19 लोग बाहरी थे, झारखंड के बाहर के लोग थे, और एक व्यक्ति को किसी तरह से मोटिवेट करके, पद का लालच देके, पैसा का लालच दे करके, एक हमारे आदिवासी भाई को उसमें आवेदक बनाया। और बाद में जब हम लोगों ने पता किया तो वो हमारे आदिवासी भाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के केंद्रीय समिति के सदस्य हैं, जो उन्हें राजनीतिक लालच दे करके उनसे
कोर्ट करवाएगा, परंतु ठीक है कोर्ट उन्होंने किया। परंतु मुझे लगता है कि कोर्ट को इस प्रकार का जो फैसला उन्होंने सुनाया कि 10th और 12th जो है सो झारखंड से जो बच्चे करेंगे, वो कुछ कुछ जॉब में जो निकला था वैकेंसी कि वो अप्लीकेंट होंगे, परंतु कोर्ट ने इसे निरस्त किया। निरस्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि संविधान कहता है कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की बहालियां जो है राज्य सरकार के अधीन होती है, और उसके लिए राज्य सरकार नियमावली बनाए। और राज्य सरकार अपना नियमावली में 10th और 12th की अगर प्राथमिकता जैक बोर्ड से करने का दे रही है तो ये गलत नहीं था। और कोर्ट अपने कौन कौन बयान रहे हैं कि भारत का संविधान बहुत बड़ा है, बहुत लोचशील संविधान है। इस लोचशील संविधान का कौन सा पॉइंट को पकड़ करके कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है, तो ये कोर्ट का विषय है। परंतु आज कोर्ट भी वैसा नहीं है जैसा कोर्ट को होना चाहिए। आज न्याय भी बिक रहा है, जैसा हम लोग सबको देख रहे हैं। तो अभी जयप्रकाश वर्मा जी जेएमएम में भी आ चुके हैं, उनका खुद ही सीएम हेमंत सोरेन जी स्वागत किए हैं अपने पार्टी में। और तो आपकी आगे की क्या तैयारी है और इसमें आपकी क्या भागीदारी रहेगी? आगे तो हम लोग चाह रहे हैं कि झारखंड में जो है नियोजन नीति 1932 बनी है, यह केंद्र सरकार अविलंब इसको अनुसूची 9 में शामिल करे। पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण पर जो मोहर लगा है उस पर भी केंद्र सरकार अनुसूची 9 में उसे शामिल करे। उसके अलावा हम चाह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएं, जो गरीबों के लिए जो जरूरी काम है, जैसे अभी संवर्धन पेंशन योजना लागू हुई है, जो अभी किशोरी समृद्धि योजना लागू हुई है, तो इस योजना का भी जबरदस्त हम प्रचार करें और हमारी जो बेटियां हैं उन बेटियों को इसका लाभ मिल सके। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम लोग इन सभी चीजों का प्रचार करेंगे। और हम लोग ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के बीच में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं कोई छूटा हुआ है, कहीं कोई समस्या है, तो उन तमाम चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। और जो भी रिपोर्ट मिलता है उसको हम सरकार तक पहुंचा करके सरकार से भी आग्रह करते हैं कि जितना जल्द हो सके इन तमाम समस्याओं का समाधान करते हुए झारखंड के जनता के हित में काम करें। यहाँ के खनिज संपदा का लाभ झारखंडियों को मिले, क्योंकि हमारे पास इतना खनिज संपदा है जिसका सही उपयोग अगर किया जाए तो पूरे भारत का सबसे उन्नत और समृद्धशाली अगर राज्य कोई होगा तो वो झारखंड होगा। तो उसका सही उपयोग करने के लिए हम लोग सरकार के वार्ता करते हैं, और वार्ता करके सरकार इस क्षेत्र में कदम बढ़ाएगी, और कदम बढ़ा करके यह भारत का सबसे उन्नत राज्य के रूप में घोषित होगा। और अभी हेमंत सोरेन जी भी आ रहे हैं, गिरिडीह में खतियानी आभार यात्रा निकाला जाएगा, तो किस प्रकार की तैयारी है और आप किस किस बातों को रखेंगे उनके समक्ष गिरिडीह को लेकर? जैसे खतियानी जोहार यात्रा लेकर मुख्यमंत्री जी गिरिडीह आ रहे हैं, तो ये सारा विस्तार से बात तो मुख्यमंत्री जी रखेंगे, और हम लोग को जो मुख्यमंत्री जी को कहना है हम लोग तो बैठ के बताते ही हैं, बताएंगे ही। और चूंकि आपने तैयारी पूछा, तो हमने लगभग सभी प्रखंडों में बैठकें की है। हमारे तमाम प्रखंड में हमारे जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री, पूरा जो टीम हमारा है जेएमएम का, वो सारा टीम इस यात्रा को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जा रहा है। गांव-गांव से बड़ी मात्रा में गाड़ियां निकलेंगी और बहुत बड़ा जनसैलाब गिरिडीह में 18 तारीख को देखने को मिलेगा। तो यहाँ की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे खतियानी आभार यात्रा को लेकर? यहाँ की जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि यह झारखंड के जनता के हित में बनाया गया अधिनियम है, विधेयक है, और जनता इसमें सपोर्ट करे। जनता जो है सो केंद्र सरकार से दबाव बनावे कि भाई जितना जल्द हो सके अनुसूची 9 में शामिल करो। और अगर केंद्र सरकार इसमें आनाकानी करती है तो एक बड़ा जन आंदोलन हम लोग दिल्ली तक में भी करने की तैयारी करना पड़ेगा। जनता उसमें हम सबका समर्थन करे, ताकि हम झारखंडियों के हित में जो योजना है उसका हम निर्माण कर सकें और ये अनुसूचित 9 का हिस्सा बन सके। अच्छा, और एक हमारा अंतिम सवाल कि हेमंत सोरेन जी का 3 साल पूरा हो गया, वो प्रोजेक्ट भवन में भी प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को संदेश दिए कि वो कितनी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। कई सारी योजना, किशोरी समृद्धि योजना से लेकर कई तरह के हैं, जैसे कि पेट्रोल सब्सिडी योजना भी, तो कई तरह की योजना है। लेकिन विपक्ष को केवल यही नजर आती है कि वो रोजगार नहीं दे सके, तो नियोजन नीति उनके वजह से रद्द हो गई, वो सही से नियमावली नहीं बनाए। जीएसएससी का आया तो उसका कैलेंडर रद्द हो गया। आपने ठीक कहा, ये जो है विपक्ष के पास आज तो भी 12 तारीख को युवा दिवस के दिन इसके खिलाफ में, हेमंत सोरेन जी के खिलाफ में वो रैली निकाले थे रांची में। आप तो जानते ही हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड के हित में काम कर रहे हैं, योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं, और इतना बड़ा जो सब्जेक्ट है 1932 का, यह किसी को कुबत नहीं हुआ लाने का, जब हमने ले आया तो अब तो जनता से वो कट गए, जनता से उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई। वो आजसू हो या भाजपा हो, जब जनता से लोकप्रियता कट गई तो जनता को बरगलाने के लिए बिना मतलब का बयानबाजी करते हैं। वो कहते हैं कि सरकार ये स्वतः इसको नियम बना देती, तो भैया उनको पता नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते नहीं है, संविधान पढ़ते नहीं है कि भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। और संघात्मक कहने मतलब यहाँ दो सरकारें होती है, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। और जो केंद्र सरकार होती है वो
संप्रभुता संपन्न होती है, सारा पावर केंद्र सरकार के पास निहित होता है, राज्य सरकार उसके अधीनस्थ काम करती है। तो ये ऐसे कहने वाले आजसू वालों को और बीजेपी वालों को, शायद वो पढ़ते नहीं है, ज्ञान कम रखते हैं, इसीलिए जब ये कानून का रूप लेना है, 1932 का कानून का रूप देने के लिए जब हमारा लोकसभा है या जहां हमारे सरकार बैठती है, केंद्र सरकार जहां बैठती है, वहां पर जब इसको पास करेंगे और संविधान के अनुसूची 9 में डालने का अधिकार झारखंड सरकार को नहीं है, और जब झारखंड सरकार को ये अधिकार ही नहीं है तो झारखंड सरकार अपने मन से कैसे कर देती। तो ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं, या तो वो संविधान जानते भी हैं ये नेता लोग, तो जनता को बेवकूफ समझते हैं और जो पार्ट जनता को बोलना चाहते हैं। इसीलिए यह भारत का संविधान कहता है कि अनुसूची 9 में डालने के बाद कानून का रूप लेगा कोई भी विधेयक। तो 1932 को अनुसूची 9 में डालना अनिवार्य है। अगर 1932 में नहीं डालेंगे तो लोग कोई कोर्ट में चैलेंज करेगा, कोई कहीं चैलेंज करेगा, तो जज तो कहेगा कि ये कानून का रूप नहीं लिया है। ये जो कानून का रूप लेता है तब जज के पास जाता है कि भाई ये भारत का कानून है। तो जब भारत का कानून नहीं बनेगा तो फिर कैसे कोर्ट मानेगा, फिर कोर्ट नहीं मानेगा, कोर्ट फिर रिजेक्ट कर देगा। तो ये सारी चीजों को उलझा रहे हैं ये विपक्ष वाले, और विपक्ष वाले उलझा करके जब जनता उनके हाथों से खिसक गई है तब ये आरोप करते हैं कि नहीं ये 1932 लागू नहीं करेंगे, ये 27% लागू नहीं करेंगे, परंतु सब लागू करेंगे। और अब ये काम उनको करना चाहिए, अगर वो नहीं होता है तो निश्चित रूप से इसमें केंद्र सरकार दोषी होगी, न कि हेमंत सरकार दोषी होगी। तो हेमंत सरकार कहीं दोषी नहीं है, जो लोग दोषी हैं वो लोग अपना दोष छिपाने के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पर आरोप बढ़ना चाहते हैं, बढ़ने का प्रयास करते हैं। परंतु हम जनता को जगाएंगे और जनता जाग चुकी है। आज हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान का कानून जानते हैं, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली चलता है, और इसीलिए सर्वोच्च सत्ता जो है संप्रभुता जिसे हम कहते हैं, वो संप्रभुता केंद्र सरकार के पास है, न कि झारखंड सरकार के पास है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जयप्रकाश वर्मा जी थे, उन्हें आप देख रहे थे, सुन रहे थे। बाकी उनकी बातों को आप कितना मानते हैं, कितनी सच्चाई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगली वीडियोस के लिए बने रहेंगे ग्रीड व्यूज के साथ। मैं हिमांशु कुमार, नमस्कार। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।